लेट अस स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 17 और फाइनल वालों का एग्जाम्पल नंबर 31। अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सीए में और सीए दोनों की एग्जाम में पूछा गया है। दे हैव टेस्टेड दिस एग्जाम्पल इन योर एग्जाम। तो बी केयरफुल। और ये एग्जाम्पल की बड़ी बात यह है कि ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मॉड्यूल में गलत है। मॉड्यूल में इन द सेंस ये सीए वालों के बुक में भी गलत है, हमारे बुक में भी गलत है, क्योंकि कॉपी पेस्ट होता है। तो लेट अस सी पहले तो ये क्या कंसेप्ट क्या है। अब पहले ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। एक बुक स्टोर वाला है। एक कौन है? बुक स्टोर वाला है जो बुक बेचता है परचेज करके। और एक यहाँ बुक की बात है, रामायण। रामायण नाम की बुक वो परचेज करके बेचता है। अब यहाँ एक इश्यू है कि उसका एक पॉलिसी है कि वो कब ऑर्डर देगा, है ना। ये रिपीटेटिवली सेल होने वाली बुक्स है, तो इसका ये ऑर्डर कब देगा वो जरा समझना है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ही विल ऑर्डर 5 बुक्स। दूसरा एक ऑल्टरनेट है उसके पास कि वो 5 की जगह 8 ऑर्डर करे, बट अभी हम 5 वाला पढ़ते हैं कि ही विल ऑर्डर 5 बुक्स बट व्हेन। तो उसकी एक पॉलिसी है। पॉलिसी ये है कि उसके पास जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है वो प्लस उसने जो ऑर्डर दिया हुआ है बुक का और जो कुछ दिनों में आ जाएगी, तो वो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, ये दोनों का टोटल करेगा वो। अगर वो 8 से कम हुआ, 8 से कम हुआ मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ये दोनों मिला के 8 से कम हो रहे हैं, तो वो बंदा है ना नया बुक का ऑर्डर कर देगा। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दोनों मिला के 8 से ज्यादा हो रहे हैं, तो वो नया ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। अब है ना, ये नॉर्मल चीज है कि जो बुक बेच रहा है वो तभी ऑर्डर करता है जब उसके पास कुछ कम स्टॉक बचा हो, तभी वो नया ऑर्डर करता है। तब तक वो पुराना स्टॉक जब तक खाली नहीं होता तब तक ओवर स्टॉकिंग नहीं करता है। ये बड़ा कॉमन है, बट ये एग्जाम्पल में बहुत और तरीके से समझना है इसको। लेट अस सी, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। Illustration 17. A bookstore wishes to carry a Ramayana in stock. Ramayana is the name of a book. Demand is probabilistic and replenishment of stock takes 2 days. Now this is very important. Underline कीजिए इसको. Replenishment of stock takes 2 days. Means ये है ना लीड टाइम है। मीन्स आज आपने ऑर्डर दिया तो आपको कितने टाइम में बुक मिल जाएगा? तो 2 दिनों में। मीन्स पहली तारीख को ऑर्डर किया तो तीसरी तारीख को मिलेगा, 5वीं को ऑर्डर किया तो 7वीं को मिलेगा। ओके। And that is if an order is placed on March 1, it would be delivered at the end of the day March 3. March 3 से पहले मिल जाएगा। The probability of demand is given below. तो डिमांड डेली है। मनीषा, कृतिका, आपका म्यूट कर दो प्लीज। तो आप देखो डिमांड की प्रोबेबिलिटी दी है 0, 1, 2, 3, 4 मीन्स 5% प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि कोई पर्टिकुलर डे में 0 बुक्स की डिमांड हो। 10% चांसेस ऐसे है कि 1 बुक की डिमांड हो। 30% चांसेस ऐसे है कि 2 बुक की डिमांड हो। 45% चांसेस ऐसे है कि 3 बुक की डिमांड हो और 10% चांसेस ऐसे है कि जिसमें 4 बुक की डिमांड हो डेली बेसिस पे। अब आप है ना, पहले तो आप सॉल्यूशन में जाओ और है ना, पहले तो ये जो प्रोबेबिलिटी का है ना रेंज टेबल देख लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक एग्जाम्पल में मैं रेंज टेबल बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड पे जगह मेरे पास लिमिटेड है। सो रेंज टेबल हम आंसर में से देख लेते हैं एंड मेन जो आंसर सिमुलेटेड वर्कशीट है वो मैं बोर्ड पे करता हूँ। देखो वहां लिखा है आंसर में देखते जाओ, डिमांड 0 से 4, 0, 1, 2, 3, 4 और हर एक का प्रोबेबिलिटी है 5, 10, 30, 45, 10। फिर क्यूमुलेटिव दिया है, क्यूमुलेटिव है 5, 15, 45, 90 एंड 100। एंड फिर रेंज दिया है 00 to 04, देन 5 to 14, 15 to 44, 45 to 89 एंड 90 to 99। ये रेंज निकालना आपको आता है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। अब ये तो ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं।
each time an order is placed, जब जब आप ऑर्डर करते हो, the store incurs an ordering cost of ₹10 per order. मीन्स आपकी कंपनी के स्टोर्स डिपार्टमेंट को 10 रुपीज पर ऑर्डर, 10 रुपीज पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। मीन्स जितने ज्यादा ऑर्डर्स आप प्लेस करोगे उतनी ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। आपको मटेरियल कॉस्टिंग थोड़ा मालूम है। फिर दूसरा है द स्टोर्स आल्सो इंकर्स अ कैरिंग कॉस्ट ऑफ ₹0.5 पर बुक पर डे। ये क्या है? कैरिंग कॉस्ट है भाई, 0.5 पर बुक पर डे वाला। The inventory carrying cost is calculated on the basis of stock at the end of each day. और ये आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो हर रोज क्लोजिंग में जितने स्टॉक हो, सपोज आज के दिन में 6 यूनिट का स्टॉक पड़ा हो, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 दैट इज 3 रुपीज। सपोज कल 8 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक हो, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 दैट इज करके 4 रुपया। तो ऐसा कैरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर ऑफ द बुक स्टोर विशेस टू कंपेयर two options for his inventory decision. Number A, पहला ऑप्शन क्या है? Order 5 books when the inventory at the beginning of the day plus order outstanding is less than 8 books. Means आपका opening stock plus order outstanding ये दोनों मिला के अगर 8 से कम हो, less than 8 books, तो आप कितने यूनिट ऑर्डर करोगे? 5। ऑप्शन बी में ये 5 की जगह 8 बुक्स है, क्या आप इंस्टेड ऑफ 5 बुक्स 8 बुक ऑर्डर करोगे? बट कंडीशन क्या है कि भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग टेकन टुगेदर शुड बी लेस देन 8 बुक्स। देखो पढ़ो, नंबर बी, ऑर्डर 8 बुक्स व्हेन द इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 8 बुक्स। नाउ करंटली एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट डे द स्टोर हैज अ स्टॉक ऑफ 8 बुक्स। मींस ओपनिंग में हमारे पास 6 बुक का स्टॉक है, plus 6 books ordered 2 days ago and that are expected to arrive next day. Next day means suppose मैं first day को चालू करता हूँ, तो next day कब होगा? second day को 6 books आने वाले हैं। ओके, कोई बात नहीं। Using Monte Carlo simulation for 10 cycles, recommend which option the manager should choose. The 2-digit random numbers are given below, 89 से लेकर के 73 तक। पहले तो मैं ऑप्शन ए पे जाता हूँ और उसमें मैं देखता हूँ कि मेरे को क्या खर्चा आएगा। और बड़े ध्यान से देखिएगा इधर, है ना, क्योंकि ये समझने में मेरा जो प्रेजेंटेशन है आपको बड़ा काम लगेगा, और मेरा और मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन अलग है। सो बी केयरफुल एंड ऑब्जर्व प्रॉपरली। जस्ट चेक इट। मैंने बोर्ड पे कुछ लिख दिया है ऑलरेडी, तो आपका जब वेटिंग टाइम था तब मैंने लिखा था थोड़ा कि भाई डे है 1 से लेकर के 10, क्योंकि आपको 10 रैंडम नंबर दिए हैं, उसके रैंडम नंबर्स भी लिख दिए, और रैंडम नंबर्स को मैंने ना रेंज में चेक करके भी लिख दिया है। जैसे कि पहला 89 है, तो 89 कौन सी रेंज में फॉल हो रहा है? 45 टू 89 वाली, तो वहां डिमांड कितनी है? 3 बुक्स। फिर दूसरा है 34, 34 कहाँ फॉल हो रहा है? तो 15 से 44 के बीच में, तो वहां 2 है। फिर 70 कहाँ फॉल हो रहा है? तो 45 टू 89, तो 70, 63, 61, इवन 81, ये चारों है ना, कहाँ फॉलो हो रही है? देखो 45 टू 89 के बीच, तो सभी में 3-3 डिमांड है। फिर आप देखो 39, तो 39 कहाँ फॉलो हो रहा है? 15 से 44 के बीच में, तो वहां 2 है। फिर 16 कहाँ फॉलो हो रहा है? तो 15 से 44 के बीच में, वहां 2 है। 13 कहाँ फॉलो हो रहा है? तो 5 से 14 के बीच में, तो वहां 1 है। एंड 73, 45 टू 89 में वहां 3 है। तो दिस आर द डिमांड। यहाँ तक सिंपल है, कुछ कुछ है नहीं इसमें। जो चालू हो रहा है वो अब चालू हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक 8 दिया है, एंड दूसरे 8 यूनिट, सॉरी दूसरे 6 यूनिट आपको कब मिलने वाले हैं? पढ़ो तो, वो ए और बी के नीचे लिखा है। करंटली बिगिनिंग फर्स्ट डे द स्टोर हैज 8 बुक्स प्लस 6 बुक्स ऑर्डर 2 days ago एंड एक्सपेक्टेड टू अराइव द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मीन्स 8 के बाद का नेक्स्ट डे कब आता है? सो मीन्स फर्स्ट के बाद का नेक्स्ट डे कब आता है? सेकंड पे। तो सेकंड पे आपको 6 यूनिट का ऑर्डर रिसीव होने वाला है। ठीक है, ये गिवन है, इतना दिया है, ये भी दिया है।
अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब पहले दिन को मैं चेक करूंगा कि ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग स्टॉक है 8 प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है ये वाला 6, दोनों का टोटल होता है 14। वेदर दिस 14 इज लेस देन 8, नो। उस दिन ऑर्डर होगा तो नो, ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, उस दिन कुछ मिलने वाला भी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसिप्ट, तो 8 प्लस 0 माइनस डिमांड, डिमांड दैट इज कितनी 3, तो 8 प्लस 0 माइनस 3, तो 5 यूनिट का आपका क्लोजिंग स्टॉक हो। मैंने सभी को नंबर दे दिए, डिमांड को सी, ओपनिंग स्टॉक को ए, रिसिप्ट को बी। अब ये 5 जो क्लोजिंग स्टॉक है पहले दिन का, दूसरे दिन का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ये 5 ओपनिंग स्टॉक हो गया। ध्यान से देखते जाओ। अब आप देखो ये 5 है प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ये मिल जाने वाला है आज के दिन में, तो प्लस 5 प्लस 6 अभी तो 11 हो जाने वाला है, एंड 11 इज मोर देन 8, तो इस दिन तो नया ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। बट 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 2 डिमांड, तो अब ये स्टॉक कितना बचेगा 9, यहाँ भी 9 आएगा ओपनिंग। अब देखते जाओ, 9 इटसेल्फ इज अबव 8 मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग छोड़ दो, कुछ है ही नहीं, दिया नहीं तो आएगा नहीं। बट 9 इज मोर देन 8, तो इस दिन ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, तो 9 में से सिर्फ डिमांड कटेगा, 9 प्लस 0 माइनस डिमांड 3, तो अब 6। अब नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये 6 क्लोजिंग चौथे दिन में ओपनिंग आया। अब देखिए 6 प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, कोई ऑर्डर ही नहीं दिया है तो आउटस्टैंडिंग रहने वाला ही नहीं है, तो 6 प्लस 0 दैट इज लेस देन 8, तो इस दिन नया ऑर्डर करेंगे। और ऑर्डर कितने बुक का करेंगे? तो ऑप्शन ए सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको सॉल्यूशन ए करा रहा हूं अभी, है ना, बी वाला बाकी है। तो ए में आप देखो 5 ऑर्डर 5 बुक्स, 5 बुक आप ऑर्डर करते हैं, तो 5 बुक का इस दिन आपने ऑर्डर दिया चौथी तारीख को, और वो कब मिलेगा? चौथी दिन का ऑर्डर आपको मिलेगा कब? छठी तारीख को, है ना। तो ये 5 आपको मिलने वाले हैं कब? चौथे के बाद एक पांचवा छोड़ के छठी तारीख को 5 मिलने वाले हैं। तो इस दिन से, इस दिन हमने ऑर्डर किया, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, 6 थे प्लस 0 मिला माइनस 3, तो अभी 3 का स्टॉक है, 3 इधर रखा। अब ना जरा चेक करो, 3 जो है ओपनिंग स्टॉक है, प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितने का है? ये 5 का आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा, 5वीं तारीख को, चौथी को ऑर्डर दिया, छठी को मिलेगा, तो 5वीं को वो आउटस्टैंडिंग इन आ जाएगा, यस। तो वो 3 प्लस ये ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 5, तो 3 प्लस 5 कितना होता है 8, 8 इज नॉट लेस देन 8, तो इस दिन नया ऑर्डर हम नहीं करेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं। तो अब 3 थे प्लस 0 मिलने वाले हैं, और आपकी डिमांड भी कितनी है 3, तो 3 प्लस 0 माइनस 3, तो अब तो आपका स्टॉक क्लोजिंग हो गया 0, और ये 0 स्टॉक इधर ओपनिंग में आएगा, ठीक है। यहाँ ओपनिंग में आया, ओपनिंग में आया, अब क्या करेंगे? अब ये 5 मिल गया हमको, 0 प्लस 5 ऐसा समझ लो, तो 5 हुए। आउटस्टैंडिंग अब मिल चुके हैं, तो 0 प्लस 5, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, तो 5 प्लस आउटस्टैंडिंग 0 कितना हुआ 6, विच इज लेस देन 8, तो इस दिन नए बुक का ऑर्डर करेंगे, यस, तो यहाँ 5 बुक का नया ऑर्डर आएगा, और ये 5 इधर हमको मिल गया। अब आप देखो ध्यान से, 0 ओपनिंग स्टॉक था प्लस 5 मिला, एक और चीज लिख देता हूं, ये 5 आपने छठी तारीख को ऑर्डर दिया, तो आपको मिलेगा कब? 8वीं तारीख को, तो यहाँ मैं थोड़ा ऐसा साइन कर देता हूँ, और 8वीं तारीख को 5 मिलेगा ऐसा बता देता हूँ। अब आप देखो 0 था प्लस 5 मिला, कितना हुआ? 5 हुआ रियल स्टॉक, और 5 में से 3 कटा, सो दैट इज 2, 2 क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरे दिन ओपनिंग स्टॉक। अब देखो यहाँ 2 ओपनिंग स्टॉक था प्लस ये 5 वाला इधर आउटस्टैंडिंग है, तो 2 प्लस 5 कितने हुए? 2 प्लस 5 कितने हुए? 7, 7 इज लेस देन व्हाट? 7 इज लेस देन 8, तो दैट इज वाई इस दिन भी नया ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो नया ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, ओके, ये प्लेस कर दिया, ये मिलेगा कब? ये आपको यहां मिलेगा, एक दिन छोड़ के। अब आप देखते जाओ, मेरे पास 2 थे प्लस 0, कुछ मिला नहीं, ठीक है, 2 2 प्लस 0 दैट इज 2 माइनस 2 दैट इज 0,
और 0 को ओपनिंग में लाए, 0 को ओपनिंग में लाए तो यहाँ भी 0, ये क्लोजिंग 0 तो ओपनिंग 0। अब यहाँ देखो 0 प्लस 5, ये 5 आपको मिल गया, 0 प्लस आपको 5 मिल गया, और इस दिन ये 5 आउटस्टैंडिंग भी है, तो ये इंटरेस्टिंग है सबसे। देखो 0 प्लस ये 5 मिल गया, तो 5 तो स्टॉक में पड़ा था, 5 स्टॉक में पड़ा था, और ये 5 आउटस्टैंडिंग है, तो 5 प्लस 5 कितने हुए 10, विच इज नॉट लेस देन 8। नॉट लेस देन 8 है तो इस दिन नया ऑर्डर नहीं आएगा। ओके, अब 0 प्लस 5, 5 हो गए, 5 में से 2 गए, 3 बचे, 3 क्लोजिंग स्टॉक है, नए दिन का ओपनिंग स्टॉक कितना है 3। अब इस दिन आपको 3 प्लस ये 5 मिल गए, मीन्स 8 हो गए, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, 8 मिल गया, 8 इज नॉट लेस देन 8, तो नया ऑर्डर इस दिन नहीं आएगा। 3 प्लस 5 8 हुए, 8 में से 1 कटा तो 7, 7 क्लोजिंग था, यहाँ 7 ओपनिंग आ गया। अब 7 प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कुछ आउटस्टैंडिंग है नहीं है, तो 7 प्लस 0 आउटस्टैंडिंग, दैट इज 7, और 7 इज लेस देन 8, तो इस दिन नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। यस, 5 यूनिट का एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जो आगे जाके 12 तारीख को मिलेगा। बट यहाँ तो 12 तारीख का लिखा ही नहीं है, पहले 10 ही रैंडम नंबर लिखे हैं, तो खत्म हो गया इधर। अब देखो ये 5 है, ये आउटस्टैंडिंग है, मीन्स ऑर्डर आपने प्लेस किया है। अब ये 7 प्लस यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, तो 7 प्लस 0 तो 7, 7 में से 3 कटे तो कितने बचे 4, तो 4 इज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ ये हमारा टेबल एंड होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारा और मॉड्यूल का आंसर, अब मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस क्या आएगा। पहले आप मेरे को बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक का टोटल कितना है, व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है 5 प्लस 9 प्लस 6, तो ये 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 35 प्लस 4 39। तो 39 यूनिट का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ना। अब उन्होंने क्या पूछा है देखो, थर्ड लास्ट लाइन में क्वेश्चन में पूछा है, यूजिंग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन फॉर 10 साइकिल्स रेकमेंड व्हिच ऑप्शन मैनेजर शुड चूज। तो दो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए जहां 5 बुक का ऑर्डर करते हो, और ऑप्शन बी जिसमें आप 8 बुक ऑर्डर करते हो। तो ये 5 बुक का अगर आप सोचोगे तो कितना आ रहा है, तो 5 बुक का मेरे को बताओ, 39 इज द क्लोजिंग स्टॉक, तो इतने का मेरे को कैरिंग कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा, है ना, 39 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मिला के। एंड मैंने ऑर्डर कितने बार प्लेस किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार ऑर्डर प्लेस किया, तो 4 मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन में पहले टेबल के नीचे, प्रोबेबिलिटी वाले टेबल के नीचे लिखा है, each time order is placed the store incur an ordering cost of 10 rupees per order। तो ऐसे 4 ऑर्डर दिए तो 4 ऑर्डर का 40 रुपया होगा। दूसरा कि दूसरा क्वेश्चन कि भाई मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हो गया 4 ऑर्डर का 4 10 के हिसाब से 40, बट कैरिंग कॉस्ट 39 यूनिट्स का है, तो 39 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। तो मैं ना इधर लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट को, आप देखते जाओ, मैं लिख रहा हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड दूसरा लिख रहा हूँ कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी है, तो 4 ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10, so 40, and 39 units closing stock multiplied by 0.5 per unit, 19.50। ठीक है, तो कितना आएगा 19.5, तो टोटल कितना आना चाहिए 59.5 आना चाहिए। अब उनका जवाब देखो, उनके जवाब में ये टोटल आ रहा है कुछ 62। उन्होंने बताया 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, वो तो ठीक है, चलो 4 ऑर्डर 40 रुपए, बट उसके बाद जो उन्होंने ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखी है ना, मेरे में वो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 45 करके 22 लिखा है, एंड 40 प्लस 22 मिला के 62 किया हुआ है, तो दैट इज फ्रॉम माय पॉइंट इट इज रॉन्ग। सही, राइट है आंसर 59.5। आपके मॉड्यूल में कितना लिखा है, वही आ रहा है 59.5 59.5 लिखा है मॉड्यूल में। हाँ बहुत अच्छे, तो सर, आपका हाँ, मॉड्यूल सर। रेक्टिफाइड मॉड्यूल है ना। यस सर। बहुत अच्छे।
तो ये आपका आंसर आएगा। अब मैं यही एग्जाम्पल में यही आंसर को मैं पार्ट बी में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, जहां इंस्टेड ऑफ 5 ऑर्डर्स हम 8 यूनिट का ऑर्डर करेंगे। बट पहले मैं इसका आपको एक फोटो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जिससे कि मैं जो एडिटिंग करूं वो आपको लेटर ऑन दिखा जाए। अब आप पार्ट बी देखिए मेरे साथ। पार्ट बी में क्या होने वाला है? तो इंस्टेड ऑफ 5 बुक्स what you are going to do is you are going to order the 8 books. तो चेंजेस क्या होने वाले हैं देखते जाओ सब लोग। ये 5 की जगह क्या आएगा? यहाँ 8 आएगा। ठीक है, ये 5 की जगह 8 आएगा। अब आप धीरे धीरे देखते जाओ। इनिशियल तो सेम रहेगा कि 8 था प्लस 6 आउटस्टैंडिंग 14, तो यहाँ नया ऑर्डर नहीं दिया, तो ये 5, 8 प्लस 0 माइनस 3। फिर दूसरे दिन में 5 प्लस 6 11 हो गए। 11 इज मोर देन 8, तो नया ऑर्डर नहीं होगा। और 11 माइनस 2 दैट इज 9, 9 इधर आ गया। 9 इज मोर देन 8, तो नया ऑर्डर इधर भी नहीं आएगा। एंड 9 प्लस 0 माइनस 3 दैट इज 6, 6 इधर आया। अब 6 प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 0, तो टोटल हो रहा है 6 एंड विच इज लेस देन 8, तो नया ऑर्डर होगा 8 का होगा। अब ये 8 का ऑर्डर हुआ तो मिलेगा भी 8। ओके, अब देखिए यहाँ 6 था प्लस 0 मिला माइनस 3 कटा तो 3 बचा, 3 इधर आया। 3 प्लस अब है ना, ध्यान से देखिए, 3 था प्लस ये ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 8 का था, तो 3 प्लस 8 11। 11 इज मोर देन 8, तो नया ऑर्डर इधर नहीं आएगा, इधर कुछ मिलेगा भी नहीं। 3 प्लस 0 माइनस 3 तो 0, 0 ओपनिंग में आया। अब देखिएगा इधर 0 प्लस 8 which is 8 not which is 8 and 8 is not less than what? 8 is not less than 8, 8 is not less than 8। तो अब इसका मीनिंग क्या? 8 8 से कम नहीं है, तो इस दिन नया ऑर्डर आएगा क्या? तो इस दिन नया ऑर्डर नहीं आएगा। 0 प्लस 8 तो 8 मिल गए, और 8 इज नॉट लेस देन 8, तो नया ऑर्डर नहीं आएगा। अब मेरे को बताओ 8 माइनस 3, 0 प्लस 8 8, 8 माइनस 3 तो कितना बचा? अब 5 बचेगा। ओके, अब ये 5 जो है वो क्लोजिंग है, यहां ओपनिंग आ जाएगा 5। अब मेरे को बताओ ये 5 प्लस कोई ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है? नो, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो 5 प्लस 0 दैट इज 5। अब 5 दैट 5 इज लेस देन 8, तो नया ऑर्डर होगा। नया ऑर्डर कितने का होगा? नया ऑर्डर 8 यूनिट का होगा। ठीक है, एंड 5 प्लस 0 दैट इज 5, 5 में से 2 कटे तो 3, 3 इधर ओपनिंग में आएगा। अब ये 8 आपको मिलने वाला कब है? ये 8 आपको यहां मिलने वाला है ना? तो मेरे को बताओ, इधर 3 का ओपनिंग स्टॉक था प्लस ये 8 का ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो नया ऑर्डर इधर नहीं मिलेगा, इधर कुछ मिलेगा नहीं। तो 3 प्लस 0 माइनस 2, तो यहाँ कितना बचेगा? 1, 1 का ओपनिंग स्टॉक है और 8 मिल गया, 9 हो गए। 9 इज लेस देन 9 इज नॉट लेस देन 8, तो यहाँ नया ऑर्डर नहीं आएगा। तो अब कितना होगा? 8 प्लस 1 9, 9 में से 1 कटा तो 8 बचा, 8 ये ओपनिंग में आया। अब 8 प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑर्डर 0, बट इट इज नॉट लेस देन 8, तो नया ऑर्डर नहीं आएगा, कुछ नया मिलेगा भी नहीं। अब 8 प्लस 0 माइनस 3 5। अगर आप ध्यान से देखते हो तो 2 ही बार ऑर्डर करना पड़ता है, तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स
पहले में 4 थे, यहाँ 2 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20। एंड आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का कोई टोटल करके दो तो मेरे को। तो 45 45 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 8 28 प्लस 4 32 प्लस 8 42 प्लस 5 47 होंगे। चेक करो तो एक बार, 45 फिर से एक बार। 15 प्लस 5 20, 28 32, अच्छा 32 प्लस 8 40 प्लस 45 है, सॉरी 45, 45 है, सही है। 45 इज द करेक्ट आंसर। अब चलो 45 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कितना आएगा? 22.5। एंड अब ये इसका टोटल करो आप, 20 प्लस 22.5 कितना आता है? 42.5। तो दूसरे का जवाब 42.5 वो सही है उनका, उन्होंने ये बराबर दिखाया है। अब मेरे को बताओ दोनों में से अब पहला आंसर अच्छा है या दूसरा आंसर अच्छा है? पहले आंसर में टोटल कॉस्ट आ रही है 59.5 आंसर ए में, बट आंसर बी में टोटल कॉस्ट आ रही है कितनी? 42.5। तो मेरा कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटर रहेगा? मेरा ऑल्टरनेट बी बेटर रहेगा। तो आप है ना वहां आंसर में देखो लास्ट लाइन लिखी है, ऑप्शन बी इज बेटर बिकॉज ऑफ इट हैज अ लोअर टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। आर यू गेटिंग? तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बस यही इश्यू था कि भाई 8 यूनिट और 2 यूनिट में 2 यूनिट वाला तकलीफ वाला था, ठीक है। मीन्स सॉरी 5 यूनिट एंड 8 यूनिट वाले में, वो 5 यूनिट वाले में उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी। तो मैं इसका फोटो आपको भेज रहा हूं और यहाँ आपका ये एग्जाम्पल खत्म हो रहा है। बने रहिए, आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं ये। ओके तो यहाँ आपका ये सेकेंड एग्जाम्पल भी खत्म हो गया जो मेरा बाकी था। तो 16 और 19 दो सम होमवर्क में दिए थे मैंने, और 17 और 18 जो बाकी था वो हमने कर लिए, 17 एंड 18 दोनों हो गए। अब 19 वाले सम में कुछ लोगों को डाउट था, तो वो 19 वाला सम मैं आपको करा रहा हूं, आप देखते जाओ सब लोग। 19 वाला सम अभी हम करते हैं। ओके लेट मी रीड फर्स्ट द 19 नंबर एग्जाम्पल। क्या है? रिटेलर डील्स इन ए पेरिशेबल कमोडिटी, मींस एक रिटेलर की बात है जो पेरिशेबल कमोडिटी में डील करता है। The daily demand and supply are variables. The data for the past 500 days are given below. So past 500 दिनों का उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है। So ये है ना पहला सम जैसे हो गया जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं दी थी, तो हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढने के लिए क्या किया था वो मैं बता रहा हूँ। तो अवेलेबिलिटी है 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg एंड 50 kg। अब सप्लाई 40 दिन ऐसे रहे जहां अवेलेबिलिटी हमारे पास 10 kg की रही, 50 दिन ऐसे रहे जहां 20 kg की अवेलेबिलिटी है, फिर 190 दिन ऐसे रहे जहां 30 kg की अवेलेबिलिटी है, 150 दिन ऐसे रहे जहां आपको 40 kg की अवेलेबिलिटी है, एंड 70 डेज ऐसे रहे जहां आपको 50 kg की अवेलेबिलिटी है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये सप्लाई का रेंज टेबल ढूंढूंगा, सप्लाई का। और सब लोग मेरे साथ देखते जाओ नीचे आंसर में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई, उसमें सप्लाई लिखा, फिर प्रोबेबिलिटी ढूंढा। वो कैसे? वो डेज का यूज करके
टोटल है ना, आप करो 40 प्लस 50 प्लस 190 प्लस 150 प्लस 70, ये सबका टोटल होके है ना 500 होगा। एंड फिर 40 डिवाइडेड बाय 500, 50 डिवाइडेड बाय 500, ऐसे करके उन्होंने प्रोबेबिलिटी लिखा है, बाजू में क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट में रेंज। ठीक है, फिर उन्होंने ऐसा ही डिमांड का प्रोबेबिलिटी दिया है। अब क्वेश्चन में देखो लास्ट दो कॉलम में डिमांड दिया है 10, 20, 30, 40, 50 केजी, और डेज दिए हैं आपको। डिमांड 50 दिन ऐसे थे जहां 10 केजी का डिमांड था, 110 दिनों में 20 केजी का, एंड सो ऑन। और उसका भी एक अलग से रेंज उन्होंने दिया है, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड, और उसमें 10 से लेकर के 50 तक प्रोबेबिलिटी 50 डिवाइडेड बाय 500, 110 डिवाइड बाय 500, 200 डिवाइड बाय 500, 100 डिवाइड बाय 500 एंड 40 डिवाइड बाय 500, ऐसा करके लिखा है। फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड रेंज, इतना तो हर एक एग्जांपल में आता है। अब मेन काम क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। द रिटेलर बाइज द कमोडिटी एट ₹20 पर केजी। रिटेलर 20 रुपए में कमोडिटी बाय करता है एंड सेल एट 30। सो 20 रुपए में लेके ये पेरिशेबल आइटम 30 रुपए में बेच देता है पर केजी। Any commodity remains at the end of a day has no resale value. मीन्स क्या, 20 रुपए में परचेज किया और आज के दिन में एंड तक ये बिका नहीं, तो ये पेरिशेबल है, फेंक देना पड़ेगा। तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, 20 रुपए का। और जितने केजीज बिके उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा, 10 रुपए का, क्योंकि 20 में बाय करके 30 में बेचता हूँ। तो जो बेच रहा हूँ उसमें 10 का प्रॉफिट है, बट जो अनसोल्ड रहता है उसमें 20 रुपए का नुकसान है, क्योंकि नो रिसेल वैल्यू। Moreover, the loss of unsatisfied demand is 8 per kg. Now, this is very interesting. The loss of unsatisfied demand क्या होता है कि सपोज किसी ने ऑर्डर दिया और हमने कमिट किया था कि भाई तेरे ऑर्डर को मैं फुलफिल करूंगा, बट मेरे पास स्टॉक ही नहीं है। तो स्टॉक नहीं है तो उसकी वजह से मेरे को उसको ना बोलना पड़ेगा, और मैं जब उसको ना बोलूंगा तो क्या होगा, तो वो बोलेगा कि भाई आई एम डिससेटिस्फाइड, तेरे पे भरोसा रख के मैंने किसी और से परचेज नहीं किया, और अब तू मेरे को देने को ना बोल रहा है। अब मेरे पास स्टॉक नहीं है तो मैं ना ही बोलूंगा, बट मैंने उसको कमिट किया था कि मैं तेरे को दूंगा ही दूंगा, बट फिर भी नहीं दे पाया, तो फिर क्या होगा, तो वहां पेनल्टी लगती है। वो पेनल्टी कितनी है, अनसेटिस्फाइड डिमांड की पेनल्टी है 8 रुपया पर केजी। मीन्स उसको मैं बोलूंगा कि भाई मैं तेरे को 8 रुपया ऐसे ही दे रहा हूँ, मार्केट में से ले ले, ठीक है, मेरे से लेता तो तू 30 में लेता, बट मैं 8 तेरे को पेनल्टी दे रहा हूँ, बस मैं नहीं दे पाया तो भाई सॉरी, ले 8 रुपया तेरे को दे रहा हूँ। Given the following pair of random numbers, simulate the 6 days cells. 6 दिनों का सेल्स नंबर, वहां नंबरिंग कर दो। सिमुलेट 6 days cells, ये 6 days cells को नंबर 1 करो, फिर डिमांड को नंबर 2 करो, एंड प्रॉफिट को नंबर 3 करो। मीन्स 3 दिनों, ये 6 दिनों में डिमांड कितना रहेगा, सेल कितना रहेगा, एंड प्रॉफिट कितना रहेगा, और आपको रैंडम नंबर दिए, ये पेयर में दिए है। अब इसको हम कैसे व्यू करेंगे, तो पहला 31 नंबर जो है ना वो सप्लाई का है, एंड बाकी का 18 नंबर है ना वो डिमांड का है, क्योंकि उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में दिया है। बट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो वो 6 रेंज दिए हैं, 6 पेयर्स। द फर्स्ट रैंडम नंबर ऑफ द पेयर इज ऑफ सप्लाई, चलो सामने से बोल दिया है कि फर्स्ट रैंडम नंबर सप्लाई का है, एंड द सेकंड रैंडम नंबर इज फॉर डिमांड। अब है ना रेंज तो आपने देख ली, अब आप सिर्फ सिमुलेटेड वर्कशीट देख लो, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास है ना 4-4.5 मिनट का टाइम है, जितना हो सके कर लेता हूँ फास्टली। एवरीवन जस्ट सी, हो जाएगा, लगभग तो हो जाएगा। 6 दिन है ना, बहुत टेंशन वाला नहीं है। ओके। आप मेरे को कुछ लिखाते जाओ तो थोड़ा फास्टली खत्म होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 ना? जैनेस लिखा। डे है 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले मेरे को सप्लाई का रैंडम नंबर ऑफ सप्लाई, तो पैर में जो पहला है ना वो लिखा दो, जल्दी जल्दी लिखा दो। 31 63 15 फिर 15 हाँ लिखा 7 हाँ 43 and 81 43 एंड 81। अबे ना वो टेबल में देख के आप है ना सप्लाई देख लो,
सप्लाई इन टर्म्स ऑफ केजीज। तो टेबल में आप देखो 31 नंबर कहाँ आता है, तो 31 नंबर थर्ड रेंज में आएगा, वहां 30 केजी का सप्लाई है। फिर 63 कौन से में आता है, फोर्थ में 56 to 85 वाले में, वहां 40 केजी का है। फिर 15 सेकेंड रेंज में आता है, वहां 20 का। 7 वो पहले रेंज में आता है, वहां 10 का। फिर 43 तीसरे रेंज में आता है, 30 का। और 81 वो सेकेंड लास्ट में आता है, 56 to 85 वाले में 40। ये सप्लाई हुआ। अब मैं रैंडम नंबर लिखता हूं, रैंडम नंबर ऑफ डिमांड। अब मेरे को डिमांड के रैंडम नंबर लिखाओ क्विकली। 18, 84, 79, 70, 9, 79, 32, 32, 32, 70, 75 एंड 27। अब मैं इसके बेस पे डिमांड प्रिडिक्ट कर लेता हूं, डिमांड इन टर्म्स ऑफ केजीज। अब चलो, अब मैं डिमांड वाली रेंज में देखूंगा, और उसमें देखो 18 कहाँ आता है, 18 आता है सेकेंड रेंज में 20। फिर दूसरा है 84, 84 कहाँ आता है, तो 40। फिर 79, 79 भी 72 से 91 में बीच में आएगा, 40। 32 का आता है थर्ड रेंज में 30। 75 का आता है फोर्थ रेंज में 40। एंड 27 आता है थर्ड सेकेंड रेंज में 20। अब ध्यान से देखो, अब जो मेन है ना वो समझना है आपको। 1.5 मिनट बाकी है, जरा ध्यान से देखो मेरे साथ, जरूरत पड़ी तो फिर से मैं करूंगा। अब है ना, पहले तो मेरे को बताओ सेल्स कितना होगा। तो पहले तो मैं प्रॉफिट लिखता हूं, ग्रॉस। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज। अब सेल्स कितना होगा, तो डिमांड और सप्लाई दोनों में से जो लोअर होगा ना उतना सेल होगा। मेरे पास सप्लाई 30 का है बट डिमांड कितनी है 20 की, तो मैं 20 ही बेच पाऊंगा। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 200। चलो इधर कितना होगा, 40 40 तो 800 है ना। डायरेक्ट मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं है ना। ये 10 कैसे आया, 10 आया 30 में बेचूंगा और 20 में परचेज करूंगा, दैट इज व्हाई इट कम्स टू 10। चलो इधर 20 और 40 में विच इज लोअर, 20, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है 200। फिर 10 और 30 विच इज लोअर, तो 10, तो यहाँ कितना होगा 100। 30 एंड 40 विच इज लोअर, 30, तो कितना होगा 300। एंड 40 और 20 विच इज लोअर, यहाँ 200। ये मेरा है ना ग्रॉस प्रॉफिट है। अब लॉस भी आएगा,